Hello, Standard 12. Good morning, all of you. And you remember offline classes? It's been a long time. Well, no problem. We are with you all the time here by live classes, and you can see on your mobile screen the rat trap. As I underlining this, the rat trap is chapter 4 of your Flamingo book. I've just recently completed a book here of, with stars. We just one chapter left it. Even star is no level. Okay, I will go for it later. Before it, we will complete our two chapters in your Flamingo, chapter 4 and 5, and after that, we'll go for the some poems. Okay, so let me tell you something about this chapter. It's about the rat trap. What is rat trap? Rat trap, the world is compared with the rat trap in this chapter. Okay, so there is a peddler in the story who sells rat trap door to door, and you know the rat trap. The thing is used to trap some to catch some rats. Okay, that is called rat trap. But there is no so much importance in the chapter of this real rat trap. In this chapter, as I told you before, that rat trap is compared to the world. Human being born in this world and trapped like a rat in this world, and he or she is trapped by the relationship and the responsibilities on his shoulders in this world. That's the writer said, the writer of this world. About the writer, Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf is was a Sweden writer. Okay, well, start this story. So I told you in this chapter there is a peddler who sells rat trap door to doors. एक पेडलर है. पेडलर किसे कहते हैं? अनदर वर्ड फॉर पेडलर एज ए होकर. होकर भी कहते हैं इसको, पेडलर भी कहते हैं, जो डोर टू डोर कुछ थिंग्स, कुछ चीज़ें बेचता है. तो यहाँ पे वही पेडलर का कहानी है. इसमें वह रेड ट्रैप्स बेचता है घर घर जाकर. तो एक दिन उसे बैठे बैठे ख्याल आता है कि सारी दुनिया भी किसी रेड ट्रैप से कम नहीं है. जैसे कि मैंने अभी बताया कि लोग यहाँ जन्म लेते हैं और फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने ड्यूटीज़ अपने कंधों पर लेकर उसमें वर्ल्ड में ही फंस कर रह जाते हैं. तो वह खुश होता है मन ही मन. फिर एक दिन वह उसको एक दिन काफ़ी अंधेरा हो जाता है अपने रेड ट्रैप्स बेचते बेचते. तो वह एक बूढ़े आदमी के घर में रुकने के लिए उसको प्रपोज़ल देता है, रिक्वेस्ट करता है. तो बूढ़ा एग्री हो जाता है. तो वह बूढ़ा आदमी भी बहुत खुश था किसी को अपने पास पाकर, जो कि उस रेड जो होकर था, हमारा जो पेडलर था, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई व्यक्ति मुझे अपने पास टिकाकर इतना खुश होगा रुकाकर. समझे ना? तो बूढ़ा आदमी उसको दिखाने लग जाता है कि मैंने आज ही 30 करोड़ वहाँ का जो है करेंसी, जैसा हमारे यहाँ रुपीज़ चलता है, तो उसको 30 करोड़ दिखाता है. बिल्कुल नए नोट होते हैं, 30 करोड़ के 3 नोट्स होते हैं, 10 करोड़ के. और वह उसको दिखाकर वापस रख देता है, विंडो के पास में टांग देता है एक लेदर की थैली में. तो बाद में वह बूढ़ा आदमी सुबह उठता है और जो उसका जो हमारा होकर, जिसे मैंने कहा पेडलर, वो भी सोकर उठता है और निकल लेते हैं दोनों अपने अपने रास्तों को. तो वह पेडलर थोड़ी देर में वापस आता है और विंडो का ग्लास तोड़कर अंदर हाथ डालकर उसके 30 करोड़ वहाँ से चोरी कर लेता है उस बूढ़े आदमी के. तो जो पेडलर अभी तक इस दुनिया को रेड ट्रैप समझता था, दूसरों की बुरी स्थितियों को देखकर खुश होता था, वह खुद उसे नहीं पता कि किस किस तरह के रेड ट्रैप में फंस गया था. अब वह बचने के लिए रास्ता बदल देता है कि कहीं मुझे कोई मिल ना जाए रास्ते में, कोई देख ना ले कि मैंने चोरी किया है. तो वह एक ऐसे रास्ते से निकल लेता है जो रास्ता बहुत ही अननोन होता है. जो अननोन होता है और बहुत ही डेजर्ट टाइप होता है, जैसे जैसे कि मतलब कोई नहीं वहाँ उधर कभी जाता, बहुत ही डेजर्टेड एरिया सा होता है, सुनसान टाइप. तो उधर से निकल लेता है और वह एक ऐसे जंगल में घुस जाता है जिसमें वह
लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है। तो वह खुद ही एक रेट रेप में फंस जाता है सिर्फ 30 करोड़ के लिए। फिर वह एक आयरन वर्क्स का एक फार्म होता है, वहाँ जाता है। वहाँ उसे एक वो जो मालिक वहाँ उस फार्म का मालिक आता है, वो उसे मिसकंसेप्ट कर लेता है। मिसकंसेप्ट यानी उसको कोई और समझ लेता है। वह समझता है कि ये हमारे पुराने साथी किसी आर्मी के जनरल या लेफ्टिनेंट वगैरह है, और इनकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई है, इनकी दाढ़ी बड़ी है, कपड़े अच्छे नहीं हैं। तो वह उसे अपने घर ले जाते हैं। पहले वह उसको घर ले जाने को ऑफ़र करते हैं, वह जाने से मना करता है। फिर अपनी बेटी को वह मालिक भेजता है। तो जैसे वह मालिक, उस फार्म का मालिक अपनी बेटी को भेजता है, तो वह जो रेड ट्रैप वाला था पेडलर, वह उसके साथ चला जाता है। और जाकर वह जैसे वो उसकी शेविंग वगैरह कराते हैं, उसे अपने घर में अच्छी तरह रखते हैं, तो शेविंग कराते ही वह उस व्यक्ति को रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं कि ये तो वो है ही नहीं। तो फिर वो कहते हैं कि हम तुम्हें अंदर कर देंगे, हम तुम्हें जेल में बंद करा देंगे, क्योंकि तुमने हमें धोखा दिया है, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम वो नहीं हो जो हम तुम्हें समझ रहे हैं। तो वह आदमी अंदर ही अंदर सोचता है कि मैं खुद एक रेड ट्रैप में फंस गया हूँ। तो इस तरह की ये कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में। जैसा टर्म फर्स्ट में मैंने आपको सदा वाला चैप्टर पढ़ाया था बच्चों, मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसमें से कम ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, बल्कि डीप वाटर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए होंगे, आपने देखा भी होगा। तो उसी तरह से रेड ट्रैप से भी क्वेश्चंस आते हैं, जिससे लास्ट लेसन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिले भी होंगे, और रिकॉर्ड है वो एवरी ईयर का। सो इसी तरह से इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस कहानी को ध्यान से चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ साथ सभी पढ़ेंगे, आप भी और हम भी। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Once upon a time there was a man who went around selling small red traps of wire. एक बार की बात है कि एक आदमी था जो वायर की बनी हुई, देखो, स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, जो वायर की बनी हुई छोटी छोटी रेड ट्रैप्स, मीनिंग तो आप पता ही होगा। रेड ट्रैप्स मैंने बताया जिसमें चूहे फंस जाते हैं, चूहों को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है चूहेदानियाँ। तो वायर यानी तार, तार की बनी हुई चूहेदानियाँ बेचा करता था। ही मेड दैम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स from the material he got by begging in the stores or at the big farms. वह उनको अपने ओड टाइम में, ओड टाइम से हम क्या मतलब है ये बताइए। he made them himself at the odd moment. ओड मोमेंट से मीन्स है कि जब उसकी कंडीशन ठीक नहीं होती थी, है ना, तब उसका ओड मोमेंट्स यहाँ कहा गया है। तो वह ओड मोमेंट्स में उनको खुद बनाया करता था, और वह सामान कहाँ से लाता था? फ्रॉम द मटेरियल ही गुड बाय बेगिंग इन द स्टोर्स। वह उसको बेगिंग करके उसको मांग कर लाता था मटेरियल को, किसी स्टोर से या किसी बड़े बड़े फार्म से मांग कर लाता था किस चीज़ को, जो मटेरियल उन चूहेदानियों को बनाने में यूज़ किया जाता था, राइट। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। चूँकि जो इसका जो बिजनेस था वह ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, ज़्यादा प्रॉफिट वाला नहीं था, इसलिए उसे अपनी बेगिंग पर और थीवरी पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था अपनी बॉडी को, अपने जीविका को चलाने के लिए। देखो, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, कीप इन बॉडी सोल टुगेदर, कीप इन बॉडी एंड सोल टुगेदर का मीन्स है या अपना जीविका चलाना, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। यू कैन सी हियर थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, आत्मा और शरीर को एक साथ रखने का मीन्स है जिंदा रहना। तो खुद को सर्वाइव करने के लिए उसे थोड़ी बहुत इस तरह की बेगिंग, इस तरह की मांगना, और उसके साथ साथ थीवरी यानी चोरी पर भी डिपेंडेंट रहना पड़ता था। कभी कभी छोटे मोटे चोरी चकारी भी कर लिया करता था वह व्यक्ति। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हिज चीक्स वर sunken एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज। इवन सो ऐसा होने पर भी उसके कपड़े रैग्स में होते थे। रैग्स यानी फटे हुए यानी चिथड़े, रैग्स चिथड़ों को कहते हैं। तो छोटे मोटे कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, फटकर इतना बुरा हाल हो जाता है, उसे रैग्स कहते हैं। तो ऐसा होने पर भी उसको सर्वाइव करने के 2-3 तरीके हैं, फिर भी उसका कंडीशन इतना बुरा था कि उसके कपड़े रैग्स में होते थे, उसके जो चीक थे वो अंदर घुस गए थे, सिकुड़े हुए थे, और भूख से उसकी आंखों में भूख अलग दिखाई देती थी। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, भूख उसकी आंखों में अलग ही चमकती दिखाई देती थी, ग्लीम्ड करती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वैगबॉन्ड हु
plods along the road left to his own meditations. तो कोई भी व्यक्ति इमेजिन नहीं कर सकता था कि लाइफ एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि एक वैगबॉन्ड हो, वैगबॉन्ड जो ऐसे ही घूमते रहते हैं, आवारा, लोफर भी कहते हैं इंग्लिश में, तो जो ऐसे ही घूमते रहते हैं लोग सड़कों पर, हु प्लॉड्स अलोंग द रोड, प्लॉड्स यानी ऐसे ही सड़कों पर घूमते रहते हैं, घसीटते रहते हैं पैरों को, उसको प्लॉड्स अलोंग द रोड कहते हैं, जो रोड पे ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं यानी रैंडमली, एमलेसली। तो एंड लेव टू हिज आउन मेडिटेशंस, और ऐसे व्यक्ति जो अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसे लोगों के लिए इमेजिन नहीं कर सकता है कि लाइफ उनके लिए कितनी सैड और मोनोटनस होती है, किन के लिए, जो लोग वैगबॉन्ड होते हैं और सड़कों पर ऐसे ही घूमते रहते हैं और अपने ही मेडिटेशन में, अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं। तो लाइफ उनके लिए कितनी सैड और मोनोटनस होती है ये कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता है। एंड व्हाट इज सैड एंड मोनोटनस? मोनोटनस मीन्स डूइंग द सेम थिंग डेली इन समवन लाइफ। किसी व्यक्ति की लाइफ में रोज एक ही काम करना और उससे ऊब जाना, इसे मोनोटनस कहते हैं। ये एडजेक्टिव है। तो मोनोटनस का मतलब उबाऊ भी होता है, बोर्ड, है ना, थका देने वाला, वियरी, इसे वियरी भी कहते हैं, मोनोटनस भी कहते हैं। तो यानी उबाऊ, थकाऊ, एक ऐसा चीज़ जो ऊब पैदा करता है। तो ऐसे लोगों के लिए ज़िंदगी कितनी सैड और कितनी मोनोटनस होती है, कितनी उबा देने वाली होती है। कैसे लोगों के लिए? जो वैगबॉन्ड, जो ऐसे ही आवारा घूमते फिरते रहते हैं सड़कों पे और अपने ख्यालों में खोए रहते हैं, ये कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग। लेकिन एक दिन यह आदमी अपने ऐसे, इसको ऐसा विचार आया, देखिए, वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, एक दिन इसको एक ऐसे विचार आते चले गए जिसमें रियली में, जो रियली इसके लिए एंटरटेनिंग थे, जिन्हें सोचकर इसे बड़ा मज़ा आया। ही हैड नेचुरली been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole, वह अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था तो अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया उठा। सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल, वह आइडिया क्या था? द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, the whole world with its hands, with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. देखो, जो मैंने आपको समरी बताते टाइम बताया था, एक दिन वह अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था, उनको बेचने के बारे में, और अचानक से उसे क्या विचार आता है, क्या थॉट उसके दिमाग में स्ट्रक होता है कि ये सारी दुनिया जो उसके आसपास है, जिसमें लैंड्स हैं, सीज हैं, है ना, और सिटीज़ हैं, विलेज हैं, ये कुछ नहीं है, वॉज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, बल्कि एक बड़ा रैट ट्रैप है, एक चूहेदानी के सिवाय ये दुनिया कुछ भी नहीं है, जिसमें लैंड्स हैं, सीज हैं, सिटीज़, विलेजेस, एवरीथिंग। अंडरस्टैंड? इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। सेट बेट्स का मीनिंग पहले समझिए, किसी के लिए टेम्प्टेड होना, लुभावना होना, अट्रैक्टेड होना। तो यह इसका जो पर्पज़ है, इस सारे नेचर का, इस सारी दुनिया का कुछ भी नहीं है सिवाय लोगों को सेट बेट्स करने का। लोगों को लुभाने के सिवाय कुछ भी पर्पज़ दूसरा नहीं है इस पूरी दुनिया का। इसलिए यह एक रेड ट्रैप ही है। उसको इस तरह का उसको ख्याल आने लगा, किसको, हम किसकी बातें कर रहे हैं, अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग हियर, यस, पेडलर। अच्छा जी, अब देखिए, It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing. Exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. तो इन्होंने क्या बताया, अब देखो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इसको यहाँ रोक कर वीडियो को पॉज करके, अभी पॉज मत करो, मेरा क्वेश्चन पहले सुन लो। इस लाइन में इन्होंने कहा है कि ये रैट ट्रैप ही है दुनिया, और यह इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, यह धन और आनंद ऑफर करती है, और साथ में शेल्टर और फूड ऑफर करती है, हीट एंड क्लोथिंग ऑफर करती है। एग्जैक्टली ठीक उसी तरह से जिस तरह रैट ट्रैप चूहों को चीज़ और पोर्क कहते हैं, दलिए को, चीज़ पनीर को, तो जिस तरह है रैट ट्रैप भी खाने की चीज़ें ऑफर करता है चूहों को, उसी तरह से यह दुनिया
भी फूड, शेल्टर, हीट, क्लोथिंग एट्सेट्रा आदि आदि चीज़ें ऑफर करती हैं, और आदमी उसमें टेम्प्ट यानी अट्रैक्ट हो जाता है, और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मेरा क्वेश्चन ये था, मुझे अब ये बताइए यहाँ कौन सी लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है इस लाइन में जो मैंने अभी आपको बताई। चलो सोच के बताओ, वीडियो पॉज करो और बताओ मुझे। अच्छा, कुछ महाशय जी ऑप्शन चाह रहे हैं। चलिए, इसमें सिमिलर ही है, क्योंकि देखो एज का यूज़ भी हुआ है और साथ साथ क्या है, साथ साथ हमारा यहाँ पे कंपैरिजन भी हुआ है। कंपैरिजन किसका किसके साथ में है, जो रियल वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं उसका कंपैरिजन एक चूहेदानी के साथ किया गया है। और ये भी साथ साथ बताया है कि जिस तरह से चूहे को टेम्प्ट करने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए हम उसमें चीज़ और पोर्क वगैरह देते हैं उसको, और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, यानी वह फंस जाता है उसमें। उसी तरह से यह दुनिया हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराती है, क्या क्या चीज़ें ऑफ़र करती हैं हमें, फूड, शेल्टर, जॉय, रिचेस, हीट एंड क्लोथिंग एंड सो ऑन। वेल, देखिए अब अगला पैराग्राफ देखिए। The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. तो देखो क्या लिखा है, The world had of course never been very kind to him. दुनिया कभी भी उस रेड ट्रैप वाले के बारे में, जिसकी मैं बात कर रहा था, पेडलर, उस पेडलर के बारे में कभी भी काइंड नहीं रही थी। यही दुनिया ने कभी भी उस पर ज़रा भी दया नहीं की, इसीलिए उसे दुनिया के बारे में इस तरह की चीज़ें सोचते हुए बड़ा ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही उसको आनंद आ रहा था। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। ये बताओ, ये थिंक इल किसे कहते हैं? टू थिंक इल है ना, बुरा सोचना है ना। टू थिंक इल किसी बारे में बुरा सोचना, और स्पीक इल बुराई करना, चुगलियाँ करना, किसी बारे में बुरा कहना, है ना। तो दुनिया के बारे में बुरा सोचना उसे अत्यंत आनंद दे रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। क्यों? क्योंकि दुनिया ने कभी भी उसके साथ अच्छा नहीं किया था। इट बिकेम ए cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. तो यह उसका चेरिस्ड पास टाइम बन गया। चेरिस्ड पास टाइम के मीन से उसका ऐसा काम बन गया जिससे वह बहुत ही लाइक करने लगा, जिसको वह रोज रोज करने लगा। जहाँ भी वो खाली बैठता, या ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लोडिंग्स मैंने बताया था, ऐसे ही घूमते रहना। तो जब भी वह पेडलिंग करता था, जब भी वह चूहेदानी बेचने चलता था और रास्ते में खाली चलता रहता था, एक गांव से दूसरे गांव जाना होता था, तो वह इस चीज़ के बारे में ही सोचता रहता था कि ये दुनिया चूहेदानी है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। टू थिंक ऑफ पीपल टू न्यू he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare. उन लोगों के बारे में सोचता था जिनको वह जानता था और जो इस चूहेदानी, इस वर्ल्ड में फंस चुके थे या फंसने ही वाले थे, उसके आसपास चक्कर लगा रहे थे। And others who were still circling around the bait, है ना। उन लोगों के बारे में जो फंस चुके थे, और उन लोगों के बारे में जो अभी फंसने ही वाले थे, उसके आसपास चक्कर लगा रहे थे। देखो, he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, है ना। उनके बारे में जो कि फंस चुके थे, बीकोट, और उनके बारे में जो सर्कलिंग अराउंड कर रहे थे उस बेट के आसपास। क्लियर यहाँ तक? अब देखो, वह रात दिन दूसरों के बारे में क्या क्या सोचता है, कि दुनिया जो बड़ा ही खुश होता है सोच सोच कर, जो लोग फंस चुके थे या जो फंसने वाले थे। अब देखो इस नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो क्या होता है। अभी व्यक्ति दूसरों पर बहुत ध्यान देता है, खुद पर ध्यान नहीं देता है ना। मैं आपसे भी कहता था क्लास में कि जितना ध्यान दूसरों पर देते हो उतना अगर खुद पर दो तो आप नई पर्सनैलिटी हो जाओगे। अब यहाँ देखो, यही इन भाई साहब के साथ में है जो हमारे पैडलर हैं। देखिए इस पैराग्राफ में, वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग along the road he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. एक बार जब वह चल रहा था, वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग along the road, जब वह रास्ते पर भटकता फिर रहा था चूहेदानी बेचने के लिए, तो ही कोट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज। तो उसकी नज़र कहाँ पर पड़ी? एक छोटी सी ग्रे कलर की लिटिल ग्रे कॉटेज पर पड़ी। ठीक है, कॉटेज पड़ी बाय द रोड साइड, जो रोड के पास थी, और उसने उसका दरवाजा का नॉक किया। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, या नॉक्ड एट द डोर।
ठीक है, टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, कि मुझे वहाँ रात रुका ले, यह पूछने के लिए उसने वहाँ पर नोक ऐड किया। नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड, और उसको मना भी नहीं किया गया। Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. उन लोगों के बजाय जो घर से निकलते थे, जैसे वह किसी घर पे नोकआउट किया करता था, तो जो चेहरे थे वो बहुत ही गुस्से में आते थे, है ना। देखो लिखा है इंस्टेड ऑफ सावर फेसेस का मीन्स है यही कि अनएक्सपेक्टेड फेसेस, ऐसे फेसेस जो उसने उम्मीद क्या की थी कि मुझे शेल्टर मिलेगा नाइट के लिए, मगर सावर फेसेस आते थे निकल कर। अनएक्सपेक्टेड मीन्स वो मना कर देते थे। तो उन चेहरों के बजाय, इंस्टेड ऑफ दैम, उन चेहरों के बजाय जो वह ऑर्डिनरीली यानी सामान्य रूप से फेस किया करता था, वहाँ पर जो घर का ओनर था एक बूढ़ा आदमी निकल कर आया। Who was without wife or child, जिसका कोई बच्चा और कोई पत्नी नहीं थी, वह अकेला था, और वह अपने पास एक आने वाले को लेकर बहुत ही हैप्पी था। was happy to get someone to talk to in his loneliness, वह बड़ा खुश था कि आज रात मेरे साथ कोई बात करने वाला मुझे मिल गया है, तो वह बड़ा खुश था उसको पाकर। he was very happy having someone to talk to him for the night, who the old man. Okay, immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. उस बूढ़े आदमी ने क्या किया? इमीडिएटली यानी एट वंस यानी तुरंत उसने क्या किया? उसने पोरिज यानी दलिया रखा पोट पर। पोट यानी हांडी होता है, हंडिया जिसमें जो पहले मिट्टी की होती थी, उसने आग पर एक दलिए बनने के लिए एक हंडिया रखी, और उसने उस व्यक्ति को, उस पेडलर को, उस बूढ़े आदमी ने सपर दिया यानी रात का खाना दिया। फिर उसने एक बड़ी सी स्लाइस निकाली। किस चीज़ की स्लाइस? तंबाकू के। कौन सा तंबाकू? ऐसा नहीं जो आजकल लोग खाते हैं होठ के नीचे रखकर, वो वाला नहीं। टोबैको जो हुक्के में रखकर पीते थे लोग, वो निकाला। उसकी एक बड़ी सी स्लाइस निकाली। बड़ी स्लाइस का मीन्स है कि इतनी, जो स्लाइस यानी पार्ट, इतना बड़ा पार्ट निकाला जितना उन दोनों के लिए इनफ हो। इनफ यानी उन दोनों के लिए काफ़ी हो, ठीक है, सफिशियंट हो, इतना उसने निकाला। तो पाइप यानी वही हुक्का। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड जॉलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। फाइनली फिर इस बूढ़े आदमी ने क्या किया? उसने अपना पुराना पैक निकाला कार्ड्स का, प्लेइंग कार्ड्स का, और वह जॉलिस खेले। जॉलिस मीन्स गेम है, ठीक है, ये प्लेइंग कार्ड्स का एक गेम है जो फॉरेन कंट्रीज़ में खेला जाता होगा, इंडिया में तो नहीं। तो उन्होंने जॉलिस खेला कब तक? जब तक कि बेड टाइम ना हो गया, जब तक उन्हें नींद नहीं आई तब तक उन्होंने क्या किया? उन्होंने जॉलिस खेला। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. वह आदमी अपने कॉन्फिडेंसेस को लेकर भी बहुत ज़्यादा जनरस था जितना पोरिज और तंबाकू को लेकर था। यानी उसने बातें भी उतने कॉन्फिडेंटली, उतने प्रेम से की, उस आदमी से जनरसली बातें की जितना उसने उसको तंबाकू और पोरिज दिया। नहीं समझे? यानी तंबाकू और पोरिज दिया, और बातें भी बहुत ही लविंगली की। यानी उसने ईगो वाली बातें नहीं की कि मैंने तुम्हें रात को टिकाया है, रुकाया है, कोई भी उसने प्राउड नहीं दिखाया, है ना। वह जनरसली, पोलाइटली ही बातें भी किया। जिस तरह है उसने पोलाइटली उसको खाने की चीज़ें दी, तंबाकू दिया, ठीक है, उसी पोलाइटली उसने दूसरी बातें भी की। अब देखिए, The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramszo ironworks and had worked on the land. जल्दी ही उस गेस्ट को पता चल गया। गेस्ट यहाँ पे कौन है? और गेस्ट के नीचे देखो, एकदम नीचे एक वर्ड लिखा है होस्ट। ये देखो एनसर्कल किया है मैंने। तो गेस्ट है पेडलर और होस्ट है वही बूढ़ा आदमी जिसने उसको होस्टिंग किया है, उसको वहाँ रात को रुकाया अपने घर में,
ठीक है। तो जल्दी ही गेस्ट को पता चल गया, यानी बूढ़े आदमी ने बताया, उस होस्ट ने बताया कि अपने प्रोस्पेरिटी के डेज में, यानी अपने अच्छे दिनों में जब वह प्रोस्पर हुआ करता था, तो वह एक क्रोफ्टर था रामसुजो में। क्रोफ्टर एक वर्ड है फार्मर के लिए, ठीक है, फार्मर के लिए वर्ड है क्रोफ्टर। तो रामसुजो आयरन वर्क्स में एक क्रोफ्टर हुआ करता था। तब वक्त देखिए, नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। अब जब वह बूढ़ा आदमी अपना जो डे लेबर होता है, दिन का मेहनत मजदूरी करने के एबल नहीं रहा, तो अब वह क्या करता है, अब उसकी गाय उसको सपोर्ट करती थी। अब उसकी गाय उसको सपोर्ट करने लगी थी। सपोर्ट मीन्स फाइनेंशियली सपोर्ट करने लगी थी। उसकी गाय से उसका गुजारा हो रहा था। येस, दैट बोसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बोसी काव को ही कहते हैं बेटा। बोसी किसे कहते हैं? काव के लिए ही एक इन्फॉर्मल वर्ड है। तो येस, दैट बोसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाँ, वह जो बोसी थी, वह काव थी, वह गाय थी, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। वह साधारण नहीं थी, वह एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, असाधारण थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द creamery every day, and last month he had received all of 30 kronor in payment. हाँ, वह जो काव थी, वह जो बोसी थी, वह एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, वह साधारण नहीं थी, और वह क्रीमरी के लिए रोज़ दूध दिया करती थी, मिल्क दिया करती थी। और लास्ट मंथ ही किसको? ही यानी उसके मालिक को कितना मनी मिला था? 30 क्रोनोर इन पेमेंट। जो मिल्क गाय दिया करती थी, उस मिल्क के बदले कितनी मनी पाई थी उस बूढ़े किसान ने? 30 क्रोनोर। ये याद रखेंगे, इसको देखो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, पेंसिल लेंगे और अपनी बुक में अंडरलाइन करते रहेंगे। तो 30 क्रोनोर उसको मिला था, किस लिए? गाय के मिल्क के बदले। और बोसी किसे कहते हैं? बोसी भी काव को ही कहा जाता है। अब देखिए, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 crore bills. Bills कहते हैं नोट को, याद रखना, bills कहते हैं नोट को। Incredulous, there is a word incredulous means unable to believe on something, unable to believe, किसी चीज़ पर विश्वास करने के योग्य न होना। उसको विश्वास नहीं हुआ, वह इनक्रेडुलस हो गया। कौन? पैडलर। पैडलर को विश्वास नहीं हुआ, क्या चीज़ देखकर, है ना। देखो, स्ट्रेंजर यानी अजनबी, वह पैडलर, उसको विश्वास नहीं हुआ। किस चीज़ पर भाई, ये तो बता दो। क्योंकि उसने देखा, फोर यानी उसे विश्वास नहीं हुआ उस चीज़ पर। फोर किस लिए? द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। वह बूढ़ा आदमी उठा और विंडो तक गया। तो इसमें विश्वास ना होने वाली कौन सी बात है? रुको आगे तो देखो, रुक जाओ जरा। टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम। नेल कहते हैं एक खूंटी को, ठीक है। वह बूढ़ा आदमी उठा, विंडो तक गया, जहां पर एक लेदर पाउच टंगा हुआ था, एक नेल में। किसमें? एक नेल में, एक कील में या एक खूंटी में, विंडो के फ्रेम पर। कहाँ पर? विंडो की चौखट यानी फ्रेम कहते हैं चौखट को। विंडो के फ्रेम पर जो लेदर का पाउच टंगा हुआ था, और उसने उसे उठाया। उसमें से उसने 3 wrinkled 10 crore bills, उसने 3 wrinkled यानी मुरझाए हुए, मुड़े तुड़े 3 क्रोनोर, 3 बिल्स निकाले, 10 क्रोनोर्स के। अब बात समझ में आई? उसको विश्वास क्यों नहीं हुआ? स्ट्रेंजर को विश्वास नहीं हुआ होगा, किस बात पर? वह इनक्रेडुलस हो गया होगा, यानी अनेबल टू बिलीव। उसको विश्वास नहीं हुआ होगा इस बात पर कि बूढ़ा आदमी उठा, उसके सामने ही, किसी अजनबी के सामने ही उठा और उठकर विंडो तक गया, और विंडो से उसने क्या किया? एक लेदर पाउच उतारा, उसमें से उसने 3 wrinkled 10 क्रोनोर बिल्स निकाले, 10 क्रोनोर बिल्स निकाले। तो रिंकल का मीन, जब आपको याद है, आप 11th क्लास में होंगे तो आपने पहला ही चैप्टर पढ़ा होगा अपनी जो आपकी बुक थी एक हॉर्नबिल करके, उसमें, है ना, वो जो ग्रैंड मदर होती है उसकी, वो खुशवंत सिंह का चैप्टर है, उसकी ग्रैंड मदर का जो फेस था वह रिंकल्ड था। अब बात समझ में आई? रिंकल्ड यानी झुर्रियों से भरा हुआ, जैसे सिलवटें आ जाती हैं चेहरे पर, तो उसी तरह से ये चीज़ें कागज़ या नोट के लिए भी यूज़ की जाती है। जब नोट में बहुत सारी रिंकलिंग आ जाती है, नोट जैसे देखा ना
खासकर लेडीज़ हैं नोट को तुड़ा मुड़ा करके रखती हैं छिपा छिपा कर। तो उसी तरह से जो रिंकल, उसे रिंकल कहते हैं, उसी तरह से उस बेचारे बूढ़े आदमी ने नोट को रखा था जिसमें क्या था, रिंकल्ड हो रहे थे। तो इतनी बार मैंने मीनिंग बताया, शायद आप कभी ना भूलें। तो हाउ many bills he got, how many bills the old man taken out, tell me. 3 notes, 3 notes of 10 crore, 10 crore के 3 बिल्स उसने निकाले। खैर, these he held up before the eyes of his guests, nodding knowingly। अब उसने जानबूझकर सिर हिलाते हुए, किसने, उस बूढ़े आदमी ने जानबूझकर सिर हिलाते हुए अपने गेस्ट के सामने ही, अपने गेस्ट के आंखों के सामने ही उसको वापस वहीं पे टंगा दिया। These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly। जानबूझकर नोडिंग यानी सिर हिलाते हुए, एग्रीमेंट देते हुए, हाँ करते हुए, सिर हिलाते हुए उस अपने स्ट्रेंजर गेस्ट के सामने उसको वहीं वापस टांग दिया। देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच। फिर उसने क्या किया, वही जो भी मैंने आपको बताया, वापस उसी में ही उसको उन 3 बिल्स को वापस टांग दिया, उस थैली में ही डालकर। स्टफ्ड यानी पुट है ना, पुट यानी वापस में ही डाल दिया वापस, राइट। तो वापस उसने उसमें, उस थैली में ही, उस पाउच में ही उन 3 बिल्स को और 10 करोड़ के वापस उसमें ही डाल दिया, इन फ्रंट ऑफ द आइज ऑफ द स्ट्रेंजर। उस स्ट्रेंजर की आंखों के सामने ही डाल दिया। अभी वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी बेटा, 31 मिनट्स की हो गई है, तो पॉसिबल नहीं होता इसको अपलोड करना। तो अभी हमें यहीं पर वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा। और प्लीज़ वीडियो देखते रहें, बिकॉज यू हैव टू अपीयर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो रिज़ल्ट आपका टर्म फर्स्ट का आई होप आने ही वाला है बहुत जल्द। तो रिज़ल्ट आपको बड़ा ही अच्छा देना है टर्म सेकंड का बेटा, तो इसलिए तैयारी बराबर करते रहें, ठीक है। बहुत जल्द हमें कोर्स कंप्लीट करके रिवीजन स्टार्ट करना है, इसलिए कोई भी वीडियो मिस न करें किसी भी सब्जेक्ट की। और मार्किंग ज़रूर कर ले जहाँ तक मैंने पढ़ाया है, क्योंकि कल आपके फीडबैक से ही वीडियो आगे बनेगी। इफ़ यू डोंट गिव एनी फीडबैक टू मी, देन आई विल टीच द सेम थिंग tomorrow also, okay? Because I forgot the things. Now take care all of you and take the advantage of the time you're allotted, okay?